हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने पढ़ा था वर्ण विचार में। सबसे पहले वर्ण के भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण और अयोगवाह, मात्रा। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें ध्यान देने योग्य बातें या याद रखने वाली बातें, स्मरणीय बिंदु। पहली बात, संस्कृत में 13 स्वर, 33 व्यंजन, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और टोटल इसमें होते हैं 48 वर्ण। कितने होते हैं? 48। दूसरी बात, विभिन्न ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। तीसरा, री री स्वर हैं, री का दीर्घ नहीं होता है। चौथा, शुद्ध व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। पांचवा, स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है, तिरछी लाइन लगती है। छठी बात, दो स्वरों के बीच मिलने से संयुक्त स्वर व दो वर्णों के मिलने से संयुक्त वर्ण बनते हैं। सातवीं बात, अनुस्वार अम तथा विसर्ग ह का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये सदैव स्वरों के बाद लगते हैं। आठवां, वर्ण विन्यास करते समय विसर्ग को अंतिम स्वर के बाद ही लिखते हैं। नौवां, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय, प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। स्वर रहित वर्ण के उच्चारण में अर्ध मात्रा का समय लगता है। 10वीं बात, ध्वनियों के सहयोग से शब्द बनते हैं, वर्णों के सहयोग से ही शब्द बनते हैं। अब वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान। कौन सा वर्ण हमारे मुख के किस जगह से टकराकर निकलता है? शब्द प्रयोग करते समय आंतरिक वायु कंठ आदि स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जिससे वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण मुख से होता है, जिसमें कंठ, जीवा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका का प्रयोग होता है। ये सभी उच्चारण स्थान हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के कंठ आदि भागों का प्रयोग होता है। जी हाँ, मुख के जिस भाग से स्पर्श करती हैं या आंतरिक वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती हैं उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से जो वायु बाहर निकलती है वो हमारे किसी न किसी मुख के भाग से टकराती है, तभी आवाज़ होती है, या जिभ हमारी किसी न किसी से टकराती तभी आवाज़ होती है। उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण निम्न रूप में किया जाता है। पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां कंठ तालु, आठवां कंठोष्ठ, नवा दंतोष्ठ और 10वां जिह्वामूल। अब इन सभी से अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठ से होने वाले वर्णों का उच्चारण। तो कंठ से कौन कौन से होंगे? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अ, आ, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से उच्चारण किए गए वर्ण को कंठ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। अगर इन वर्णों को हमको याद करना है तो हमको ये सूत्र याद करना चाहिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। सेकंड में है तालु, इशु इच्छुयशानाम तालुह, अर्थात ई च वर्ग, ई और च वर्ग के। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? च, छ, ज, झ और इ और य और श। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा तालु के मूल से थोड़ा ऊपर का स्पर्श करती हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करती हैं। मूर्धा,
ऋटुर्भाषाणाम मूर्धा अर्थात री री ट वर्ग, इन दोनों रियों का और ट वर्ग में आने वाले वर्णों का और र और श का किससे उच्चारण होगा? मूर्धा से। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और अण, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा तालु से भी ऊपर गहरे गड्ढेनुमा भाग का स्पर्श करती है। मूर्धा को कोमल तालु भी कहते हैं। दंत लतुर लसानाम दंता अर्थात र त वर्ग में आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? त, थ, द, ध और न। ल और स का उच्चारण स्थान भी दंत से है। मतलब इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तब हमारी जो जीभ है वो कहाँ से टकराती है? दांतों से, और इन वर्णों का उच्चारण होता है। दंत स्थान से उच्चारित वर्ण दंत्य कहलाते हैं। दांतों के द्वारा इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे दंत्य कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। पांचवा ओष्ठ उपपद्यमानी याना मोष्टो, मतलब ये इसका सूत्र है। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो ओष्ठ में आने वाले वर्ण कौन कौन से आपको आराम से याद हो जाएगा। अर्थात उ, और प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? प, फ, ब, भ और म तथा उपाद्यमानीय अ, प और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। नासिका इयमंगण नानाम नासिका च तथा नासिका अनुस्वारस्य अर्थात इय, म, अंग, अण, न का उच्चारण स्थान नासिका है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिकीय कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्णोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि उच्चारण स्थान भी होते हैं। जैसे क वर्ग के अंग का उच्चारण स्थान नासिका के अतिरिक्त कंठ भी होता है। इसी प्रकार च वर्ग के इ का उच्चारण स्थान तालु और नासिका, ट वर्ग के अण का मूर्धा और नासिका, त वर्ग के न का दंत और नासिका तथा प वर्ग में के म का ओष्ठ नासिका होता है। तीसरा अनुस्वार अम का उच्चारण स्थान नासिका नाक होता है। सातवां है कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों के सहयोग से बनने वाले वर्ण। ऐदे तो कंठ तालु इसका सूत्र है, अर्थात एकार ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते हैं। अ ई के सहयोग से ए तथा अ ए के सहयोग से ए बनता है, अतः ए तथा ऐ के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है। कंठोष्ठ कंठ और होठ से जो वर्ण उच्चारित होते हैं। अदोतो हो कंठोष्टम अर्थात ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अ प्लस उ ओ तथा अ प्लस औ ओ बराबर औ बनते हैं, अतः इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है। ये वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यह दंतोष्ठ कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय ऊपर के दांत नीचे के होठों से मिलते हैं, अतः दोनों के सहयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। जिह्वामूलम जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम अर्थात जिह्वामूलीय क ख का उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपके मैं आपको टिक करके भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में कर लेने।